बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये सेकंड पार्ट है हमारा लेक्चर का कि कितने टाइप्स के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड और एसिडिक फॉस्फोलिपिड। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और एसिडिक फॉस्फोलिपिड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो एसोसिएट करता है प्रोटीन के साथ, लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन बनाता है। सल्फोलिपिड और फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल इसके क्या हैं एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्फिंगोलिपिड। ये है लिपिड की क्लास। ये एलिफेटिक अमीनो अल्कोहल से डिराइव किए गए हैं। ठीक है बेटे, ये एलिफेटिक एग्जाम्पल है उसकी। ठीक है, अब इसमें स्फिंगोसिन की तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये लिंक करेगा फैटी एसिड के साथ। किसके ज़रिए से? अमीनो ग्रुप के ज़रिए से। स्फिंगोलिपिड और इसका जो सब्स्टिट्यूटेड आर ग्रुप है यानी कि फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके मॉलिक्यूल को क्या बोल देते हैं? सिरामाइड बोल देते हैं। ये आपके अगर बुक में है तो बेटे फिर आपने लर्न करना है, अगर नहीं है तो इसको लर्न ना करना। ग्लाइकोलिपिड्स की हम बात अगर हम करते हैं, ये मोनोसेक्राइड रेजिड्यूज भी इसके अंदर होते हैं और ये सिरामिड और स्फिंगोसिन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर नहीं, फॉस्फोलिपिड अगर अटैच होता है किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट के साथ, मोनोसेक्राइड के साथ एसोसिएट करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटे? ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टीरोल्स की बात करते हैं। स्टीरोल्स क्या हैं बेटे? स्टीरॉयड अल्कोहल्स हैं। इनके ऊपर बेटे ये इसका इतना लंबा इसका नाम है, साइक्लोपेंटेनो हाइड्रोफिनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटानोपर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, ये इसकी एग्जाम्पल है। और इसके अंदर कोलेस्ट्रोल मोस्ट एबंडेंट होता है एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। और जो फाइटोस्टीरोल्स हैं ये मेजर स्टीरोल कंपोनेंट हैं किसके बेटे? प्लांट की सेल की मेम्ब्रेन के। ये स्मॉलर होगा दूसरे लिपिड से। ठीक है, और लेस एम्फीपैथिक होगा। इनमें एम्फीपैथिक मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें दो साइडें पोलर और नॉन पोलर दोनों होंगे, लेकिन ये क्या होगा? स्टीरोल्स में ये क्या होगा? लेस एम्फीपैथिक करेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स दो कैटेगरीज हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये दो प्रोटीन्स की टाइप्स होती हैं और इसमें जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये परमानेंटली अटैच होते हैं, इन्होंने एंकर किया होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। किसके ज़रिए से? हाइड्रोफोबिक डोमेन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे? जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के साथ क्या करेंगे? ये इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, ये इनको सेपरेट किया जा सकता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के ज़रिए से। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं बेटे उनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, पेरिफेरल सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? पेरिफ्री के ऊपर होते हैं। ठीक है बेटे, अब ये सरफेस के ऊपर बाउंड करते हैं। ठीक है, सरफेस मेम्ब्रेन के साथ बाउंड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के ज़रिए से। वो हाइड्रोफोबिक के ज़रिए से कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से बाउंड करेंगे। ये आउटर और इनर लेयर बनाते हैं किसके ऊपर? लिपिड बाइलेयर के ऊपर। ठीक है, ये सॉल्ट्स की एडिशन से इनको रिमूव किया जा सकता है। ये सोलेबल होते हैं किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जिस तरह ये नीचे आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिखाया गया है, इंट्रिंसिक टू मेम्ब्रेन और दूसरे एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ये पेनिट्रेट किए हुए हैं और जो एक्सट्रिंसिक है सिर्फ और सिर्फ लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच है। ठीक है बेटे, अच्छा जी, इन प्रोटीन्स को इनके फंक्शन के बेस पे तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ये लिपोफिलिक हैं। ठीक है, लिपिड लविंग, स्ट्रक्चरल है ना, ऊपर ऊपर होते हैं,
और ये मेन बल्क बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद एंजाइम्स हैं, ये एक्टोएंजाइम भी हो सकते हैं और एंडोएंजाइम भी हो सकते हैं, और ये 30 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर्स, जो क्या बनाते हैं बेटे, स्पेसिफिक सब्सटेंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये शॉर्ट अनब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, चेन भी बना सकते हैं, जिस तरह ओलिगोसेकेराइड हैं बेटे, ये बाहर वाली साइड पे भी अटैच हो सकते हैं, एक्सटीरियर एक्टोप्रोटीन्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, और ये फॉस्फोलिपिड के पोलर एंड के साथ भी अटैच हो सकते हैं एक्सटर्नल साइड पे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। जिस तरह आपने थर्ड ईयर की जोलॉजी के अंदर पढ़ा था, ग्लाइकोकैलिक्स किस तरह काम करता है, फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, आइडेंटिफिकेशन करवाता है। ठीक है, उसके बाद ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये डायाग्राम, ग्लाइकोप्रोटीन आपको नज़र आ रहे होंगे, पेरिफेरल प्रोटीन आपको नज़र आ रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, साइटोस्केलेटन के फिलामेंट हैं, और ये देखो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं वो भी हैं, और इसके साथ आपको साइटोप्लाज्म भी नज़र आ रहा है। आपको बेटे एक्सटर्नल साइड पे प्रोटीन की एक्सटर्नल साइड पे भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं, लिपिड की एक्सटर्नल साइड पे भी। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर वाली साइड पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर की वो साइड है, और प्रोटीन वाली साइड पे, वो साइटोप्लाज्म वाली साइड पे कोई भी जो हैं कार्बोहाइड्रेट वो अटैच नहीं हुए। ये एक्सटर्नल साइड पे सेल के बाहर वाली सरफेस के साथ क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोलिपिड के होते हैं, जो रेड ब्लड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो डिटरमिन करते हैं कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ये A है, B है, O है या A भी है। ठीक है, ये कौन डिटरमिन करता है, जो ग्लाइकोलिपिड के कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये डिटरमिन करवाते हैं। अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप A होगा, उसके साथ क्या अटैच होगा, एन टर्मिनस के ऊपर एसिटाइल ग्लैक्टोजमीन अटैच होगा, ये वाला एंजाइम अटैच होगा, और किसी का बी होगा तो गैलेक्टोज अटैच होगा। ठीक है, एन टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, ए भी टाइप होगा तो इनके ऊपर दोनों एंजाइम होंगे, अगर ओ होगा तो ये दोनों एंजाइम्स भी नहीं होंगे। ठीक है बेटे, ये आपको लिपिड बाइलेयर का मॉडल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मॉडल गॉटर और ग्रेंडल ने प्रपोज किया था 1925 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये सैंडविच मॉडल था कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच होती है बिटवीन टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की लेयर्स में। आपको मॉडल में नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर वाली ब्लू और वाइट प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी ब्लू और वाइट प्रोटीन की लेयर है। ये हाइड्रोफिलिक हेड है, फिर हाइड्रोफोबिक क्या है, टेल है दरमियान में, और दोनों साइडों पे प्रोटीन है। ये डैनियल और डेवसन ने 1935 में इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, और लिपिड बाइलेयर कोट हुई है दोनों साइड से हाइड्रेटेड प्रोटीन यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये भी बेटे उसी तरह का मॉडल है। ये रॉबर्टसन ने 1960 के अंदर प्रपोज किया था। उसने क्या स्टेट किया था कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर आइडेंटिकल ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, डार्क लाइट और डार्क लाइट इस तरह के स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही है कि लिपिड बाइलेयर दरमियान में है और दोनों साइडों पे ग्लाइकोप्रोटीन्स कोट हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंगर और निकलसन 1972 हमारे वेरी डियर साइंटिस्ट, इन दोनों ने प्रपोज किया था। ये मॉडल सही एक्सेप्टेबल मॉडल है, यही स्ट्रक्चर हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये मॉडल सबसे ज़्यादा क्या है, वो एक्सेप्टेबल है। इसमें बेटे जो लिपिड बाइलेयर होती है वो फ्लूइड की तरह प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर प्रोटीन जो होते हैं, जिस तरह समंदर के अंदर वो कश्तियाँ हों, शिप्स हों या आइसबर्ग्स हों, वो मोज़ेक मैनर में कहीं कहीं होते हैं, इसी तरह से ये प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है बेटे, ये देखो दोनों लेयर्स को खोल के उन्होंने दिखाया हुआ है कि कोई प्रोटीन कहाँ पे है, कोई कैसे है, कोई किस तरह से है। ठीक है,
ये क्या है, फ्री स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेंटन ने 1968 के अंदर में रिवील किया था। क्या बेटे, इसमें बम्प्स हैं, डिप्रेशंस हैं, ठीक है, ये इसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बम्प्स और डिप्रेशंस क्या होते हैं बेटे, उभार और घड़े, ठीक है। बम्प्स क्या होते हैं, उभार, और डिप्रेशन क्या होते हैं, घड़े। ये किस वजह से होते हैं, प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से। समझ आ गई है बेटे। उसके बाद ये एविडेंसेस दिए थे डी फ्राई और एम एडेनिन ने 1970 में। उन्होंने क्या दिया था, इसका एविडेंस दिया था कि 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल को कल्चर किया था, उनके डिफरेंट एंटीजन्स थे, उन सेल को इनकी फ्यूजन करवाई गई थी, ठीक है, फ्यूजोजन को यूज़ करते हुए, और उसको इनएक्टिवेट कर दिया था, ठीक है, और फिर उनको क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो स्टडी किया था, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं है, इसको छोड़ दें, इस मॉडल को, ठीक है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप, ये भी पता नहीं आपकी बुक में है या नहीं है। चलें, इसके बाद बेटे हम लोगों ने इसके क्या पढ़ने हैं, मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कंपार्टमेंटलाइजेशन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या बैरियर, और ट्रांसपोर्टिंग सोल्यूट्स, एनर्जी ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल सिग्नल्स, इंट्रासेलुलर इंटरेक्शंस, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनके फंक्शंस हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये बेटे कि ये सेल के अंदर एक कंपार्टमेंट, सेल को एक कंपार्टमेंट बना देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसके इंटरनल जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको सेपरेट कर देती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसको क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद ये एक्ट करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देती है पास करने के लिए और कुछ को अलाउ नहीं करती। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करती है सोल्यूट्स को, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी ट्रांसडक्शन, ये मेम्ब्रेन इन्वॉल्व करती है, ट्रांसफ़र करती है एनर्जी की टाइप्स को, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह का करवाना। उसके बाद ये रिस्पॉन्ड करती है एक्सटर्नल सिग्नल्स को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है, और ये इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं और उसको फर्दर क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस होती हैं सेल्स और उसके नेबरिंग सेल तक, जो एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ एडहेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटे आपकी बुक में एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस भी है, जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब कि फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग आती है, उसमें एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस आएगा। सेल की मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन की वजह से, जो सेल में मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन की वजह से जो वेजिकल्स की फॉर्म में मटेरियल्स का इनसाइड मूव करना है, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। उसमें उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे ना कि मटेरियल अंदर गया है, ठीक है। एंडो इनसाइड उसकी मूवमेंट हुई है मटेरियल की। अगर वो मटेरियल की मूवमेंट सॉलिड मटेरियल है तो फैगोसाइटोसिस, अगर वो लिक्विड मटेरियल है तो पिनोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर कोई मटेरियल सेल से बाहर मूव करना है तो वो वेजिकल में बंद है, तो वेजिकल आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, फ्यूजन होगी और मटेरियल बाहर मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है बेटे। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिजियो के उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसकी नेचर क्या है, और जो केमिकल नेचर है वो हमने कॉम्पोजिशन के साथ उसकी पढ़ ली, ठीक है। एक्टिव, इसमें आप लोगों ने अब मुझे बताना है कौन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और कौन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये चीज़ याद रखनी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी चीज़
कोई भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज़ नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है बेटे, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। डिफ्यूजन वगैरह भी किसके ज़रिए से होती है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से होती है, ऑस्मोसिस होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो भी है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से होंगी। ठीक है, और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मूवमेंट होगी तो फिर एटीपी की एनर्जी यूज़ होगी और उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देंगे। ठीक है, ये एंडो एक्सो ये सारी चीज़ें इसी में आते हैं। ठीक है बेटे, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक मैं फिर डिस्कस करूँगी। अल्लाह हाफिज़।